कक्षा शिक्षण में वातावरण बनाने के लिए FLN में क्या नाम दिया गया है? रेडीनेस वीक। क्या बोलते हैं उसको? रेडीनेस वीक। रेडीनेस वीक का तात्पर्य होता है कि विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए तैयार करना, सीधे नहीं पढ़ाना है, उनको पढ़ने के लिए तैयार करना है। अब तैयार करने के लिए कैसे तैयार होंगे? कक्षा में प्रत्येक दिन हमें 15 मिनट TPR करना है। TPR का फुल फॉर्म क्या होगा? टोटल फिजिकल रिस्पांस। टोटल फिजिकल रिस्पांस इसलिए किया जाता है विद्यार्थी एक्टिव हो जाएं, सीखने के लिए तैयार हो जाएं, उन्हें आनंद आ जाए। TPR में क्या करा सकते हैं? जैसे मान लीजिए अभी आप स्टैंड अप हैं, ठीक है ना? TPR में हम कह सकते हैं सिट डाउन, बैठिए, सिट डाउन, स्टैंड अप, जंप 1 टाइम, एक बार कूदिए, जंप, आगे की ओर कूदिए, ये जंप, ठीक है। अब अपनी जगह पर चलिए। इसको टर्न अराउंड बोलते हैं, जगह कम है, नहीं तो टर्न अराउंड बोल करके फिर बोलते जंप ऑन टाइम, तो अपनी जगह पर पहुंचते फिर टर्न अराउंड कर देते हैं, अपनी जगह पर पुनः आ जाते हैं। जंप कराना, वॉक कराना, पॉइंटिंग सिखाना। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं पॉइंट टू द डोर, इशारा करिए दरवाजे की तरफ, पॉइंट टू द विंडो, पॉइंट टू द शर्ट, पॉइंट टू द कूलर, पॉइंट टू द पेन, पॉइंट टू द कैमरा। अब इन शब्दों को सुनकर के वहां पर पॉइंटिंग हो रही है, विद्यार्थी मतलब समझ रहे हैं कौन सी चीज बोली जा रही है। इसमें लाभ ये मिलेगा कि मान लीजिए कि हम कोई भी शब्द बोलते हैं, विंडो बोलते हैं, 4 बच्चों को समझ में नहीं आता कि विंडो मीन्स क्या होगा, लेकिन शेष बच्चे जब विंडो की तरफ इशारा करेंगे तो उस बच्चे को समझ में आएगा विंडो मीन्स खिड़की होता है। आप खिड़की नहीं भी बताएंगे तब भी उसके समझ में आ जाएगा। असेसमेंट के अंतर्गत 3 प्रकार से असेसमेंट बहुत कंपलसरी है: डेली असेसमेंट, वीकली असेसमेंट एंड पीरियोडिक असेसमेंट। डेली असेसमेंट बीच बीच में करते रहना चाहिए शिक्षण के दौरान। वीकली असेसमेंट हम 6वें दिन करते हैं। 6वें दिन हम अवधारणाओं का पुनरीक्षण करते हुए और पूरे दिन अभ्यास सत्र को कक्षा में संचालित करते हैं। 5 दिन हमने पढ़ाया, जो समस्या हुई 6वें दिन हमने आकलन किया। आकलन करने के बाद पाया कि पढ़ाई विषय वस्तु में विद्यार्थियों को ये कठिनाई हो रही है, उसको हम फिर पुनः शिक्षण करते हुए, रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, पुनरीक्षण करते हुए विद्यार्थियों को बताने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। इस तरह से प्रत्येक सप्ताह लेसन वाइज हम टीचिंग करते हुए पहुंचते हैं 10वें सप्ताह में। 10वें सप्ताह में किया जाता है आवधिक पीरियोडिक असेसमेंट, आवधिक आकलन। उसकी प्रक्रिया यह है कि पहले दिन और दूसरे दिन हम आकलन करेंगे। आकलन करने के बाद यदि हम पाते हैं कि विद्यार्थियों को इस अवधारणा को सीखने में यहाँ पर समस्या हो रही है, तो फिर तीसरे, चौथे, 5वें दिन, 6वें दिन, तीसरे से लेकर के 6वें दिन तक पुनः शिक्षण करते हुए, रीइंफोर्समेंट करते हुए, पुनर्बलन करते हुए पुनः बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब हम रिमेडियल टीचिंग करते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं, तो उसके पहले असेसमेंट अत्यावश्यक है, बहुत जरूरी है। यदि आप जब तक असेसमेंट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा विद्यार्थियों को क्या सिखाना जरूरी है। भाषा शिक्षण में 8 आयाम के प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट आयाम कौन सा है हमारा? मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत आप राइम्स है, स्टोरी टेलिंग है, इसको कक्षा में जितना अधिक से अधिक करा सकें उतना आप कराइए। स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाइए। छोटी छोटी कहानियां हैं, कक्षा 1-2 में है। वैसे भी लाइब्रेरी की बुक्स मिली है ना अतिरिक्त, उसमें चित्रों के साथ बहुत अच्छी कहानी है। कहानी का पहले माइंड मैपिंग करना, मानसिक चित्रण। बच्चा, जब आप देखेंगे कि जब जो लाइब्रेरी में पुस्तकें मिली हुई हैं उसको आप खोलेंगे तो एक तरफ बाइलिंगुअल लिखा है, एक पेज में केवल चित्र बना हुआ है। नहीं भी पढ़ना जानता है तो चित्र के माध्यम से उस कहानी को समझने का वह प्रयास करता है। पहले चित्र देखे, चित्र देखने के बाद उसको लगा रहेगा यदि हिंदी पढ़ते आता है हिंदी पढ़ेगा, ऊपर फिर इंग्लिश। पर्याप्त आपकी विद्यालय में टीचिंग मटेरियल उपलब्ध है। अब शर्त यह है कि उन सभी TLM का कितना अधिक से अधिक आप प्रयोग कर लेते हैं। अपने परिवेश के अनुसार आपकी विद्यालय में विद्यार्थियों का जो स्तर है, जो परिवेश है, उसके आधार पर हम पूर्ण रूप से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। संख्या ज्यादा है
तो आप समेकित टाइम टेबल बना लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 5 कक्षाएं हैं, विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है, सिंगल टीचर हैं, तो एक कागज में आपको किन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है उसको आप पहले तैयार कर लीजिए, फिर कैसे करनी है और किसको पहले हम बता दें तो सब कुछ वो सीख जाएंगे। जब तक ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी तो आप पेज पढ़ाते रहेंगे पेज बाय पेज, तो विद्यार्थियों में अवधारणा का विकास नहीं हो सकता है। लैंग्वेज टीचिंग में 3 चीजें होती हैं, 3 स्किल्स होती हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन स्किल्स का डेवलपमेंट करने के लिए हम 8 आयाम का प्रयोग करते हैं मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत, जैसे कि ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट से राइमिंग है। कल जैसे कविता का हमने वाचन करवाया, याद करवाया, कितनी अच्छी कविता थी। अब उसको पूर्ण रूप से TPR का प्रयोग करते हुए आपको करना है ना। हमारे शिक्षक एक बहुत अच्छा सुनाए थे, 1 2 1 2 हु आर यू, बोलिए 1 2 1 2 हु आर यू, 3 4 3 4 ओपन द डोर, 5 6 5 6 pick up sticks, स्टिक्स आप छोटे छोटे टुकड़े रख सकते हैं, पेन को रख दीजिए, उसको उठा करके आप बताइए तो पिकअप होता है वहां से उठाना। 5 6 5 6 पिक अप स्टिक्स, 7 8 7 8 lay them straight, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। स्ट्रेट बोलिए, STRAIGST, स्ट्रेट। 7 8 7 8, हाँ 7 8 7 8 ले दम स्ट्रेट। 9 10 9 10 ए बिग फैट hen। अब थोड़ी देर के लिए जैसे हम इतनी मधुर स्वर में अच्छे से विद्यार्थियों को हम मौखिक भाषा विकास यही है। स्टोरी टेलिंग में आप बाइलिंगुअल पढ़ाइए स्टोरी को, उनसे आप स्टोरी पूछ सकते हैं, बच्चों से कहानी, और कहानी उनके जीवन से पूछ लीजिए। तो आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, सब कुछ बता सकते हैं। इसी के अंतर्गत यहां से नंबर फर्स्ट स्टेज से ले जाकर के लास्ट जो हमारा आयाम है, वो आयाम कौन सा है? अंतिम आयाम स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन किसे कहते हैं? स्वतंत्र पठन में विद्यार्थी आपके स्कूल में प्राप्त लाइब्रेरी बुक्स से अपने इच्छानुसार कोई भी किताब निकाल करके पढ़ सके, स्वतंत्र रूप से। लाइब्रेरी की पुस्तकों को कभी भी आग्रह पूर्वक आप मत दीजिए कि इसी किताब को तुमको पढ़ना है। पूरे रूम में पूरी किताब फैला दीजिए। विद्यार्थियों को आप बोलेंगे कि अपनी इच्छा अनुसार जो भी पुस्तक आप देखेंगे उसको ले लें। हर विद्यार्थियों की अभिरुचि अलग अलग होती है। कोई भी विद्यार्थी गणित में तेज होते हैं लेकिन लैंग्वेज में कमजोर होते हैं। अरे मुंशी प्रेमचंद्र जी जो कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट हुए, कौन हुए? मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद्र की हिंदी बहुत अच्छी थी लेकिन गणित में कमजोर थे, गणित में अनुत्तीर्ण हो जाया करते थे। वहीं पर रामानुजन की गणित बहुत अच्छी थी लेकिन सभी विषयों में अनुत्तीर्ण होते थे और गणित में पास हो जाते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। ये पहले लॉ का अध्ययन करने गए लेकिन वहां पर उनको आनंद नहीं आया, तो आकर के अपने लिटरेचर में यहाँ पर अध्यापन प्रारंभ करते हैं और बहुत अच्छा साहित्य लिखते हैं। पहला एशिया का नोबेल पुरस्कार उन्हें प्राप्त होता है। पढ़ने के साथ साथ ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज अ यूनिक क्वालिटी। यूनिक क्वालिटी, उस यूनिक क्वालिटी को भी हमको पहचानने का दायित्व तो हमारा ही है, टीचर का है। बच्चे के अंदर जो यूनिक क्वालिटी, जो अत्यधिक क्षमता, ईश्वर के द्वारा जो प्राप्त क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए पूर्णतः उत्तरदायित्व हमारा है। रामचंद्र अग्रेचर यदि न होते तो सचिन तेंदुलकर के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन न होता। एक लड़का मराठी प्रोफेसर का मैदान में खड़े होकर के बैट बल्ले से प्रयास करता है, 10वीं कक्षा अनुत्तीर्ण होना स्वीकार करता है,
लेकिन वह अपनी उपलब्धियों तक इस स्तर तक पहुंचता है कि उसे हम भारत रत्न प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं सचिन तेंदुलकर। और जो लड़का 10वीं में उत्तीर्ण होता है तो उसके बारे में कक्षा 10वीं में पढ़ाया जाता है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? टीचर ने उसको वहां तक पहुंचाया। आ रही बात समझ में? एक लड़का अपने पिता के साथ नदी में जाता है, नाव खेने में सहयोग करता है। जब तक यात्री उस पार उतर करके मंदिरों मस्जिदों में दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्रा में संलग्न रहते हैं, लिप्त रहते हैं, तो वह नाव में बैठ करके फिजिक्स की किताब पढ़ता है। उन बिखरे जुल्फों वाले अब्दुल कलाम को हम सलाम करते हैं, अपने देश का राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और भारत रत्न का प्रदान करते हैं। इतना बड़ा पुरस्कार। गरीब थे, वो भी तो गरीब थे, इतना आगे बढ़े। गरीबी कभी भी पढ़ाई में अवरोधक नहीं है, चाहे विद्यालय का संसाधन हो मास्टर साहब और चाहे बच्चों के घर की स्थिति। यदि टीचर जिस दिन ठान लें हमको पढ़ाना है तो संसाधन कुछ भी नहीं कर सकता है, अवरोध नहीं करेगा। जिस दिन जितने संसाधन की हम बात करेंगे कि हमको जो है तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं हुआ तो समस्या पर समस्या बनी रहेगी। बच्चा कितना भी गरीब हो, यदि उसके मन में हम बीजारोपण कर दिए कि तुम्हें पढ़ना है और इसलिए पढ़ना है, यहां तक पहुंचना है, जब पढ़ाई का महत्व समझा दिए तो पढ़ाई आड़े, गरीबी पढ़ाई के बीच में आड़े नहीं आएगी, वह पढ़ लेगा। सेकंड पोएम जैसे आपने सुनाया ट्रैफिक लाइट के बारे में, ठीक है। रेड सेज स्टॉप ट्रैफिक अहेड। अब इसको मान लीजिए कि बच्चों के साथ एंजॉय करना है, ताली से बजाइए ताली। रेड सेज स्टॉप ट्रैफिक अहेड, बोलिए। रेड सेज स्टॉप ट्रैफिक अहेड, येलो सेज वेट won't be late, green says go, green says go, don't be slow। अब ये तुम्हारी मैं जल्दी करा रहा हूं, आराम आराम से एक पंक्तियों का अर्थ बताते हो, उसको आप ले जाएंगे तो न भी कुछ समझ में आएगा, इतना तो समझ में आएगा कि स्टॉप जो हमारा रेड होता है स्टॉप के लिए है, येलो होता है प्रतीक्षा करने के लिए, और जब ग्रीन लाइट जलती है तो आगे जाने के लिए। कलर्स के लिए इसी तरह से लेसन है, ब्लू इज द सी, देखे हैं? उसमें आप कलर्स के बारे में ढेर सारा बता सकते हैं। हाँ, बहुत सारा बता सकते हैं, बिल्कुल। फिंगर्स के बारे में है, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी आपको बताना हो, ठीक, मैं बोलूंगा वहीं पर आपको अपना हाथ ले जाना है। हेड, हेयर, दोनों हाथ ऐसे ऐसे ओपन करिए, दोनों हाथ ले जा सकते हैं, एक हाथ ले जाइए, लेकिन एक हाथ ऐसे बराबर रखिएगा, गलत न करिएगा, कैमरा चालू है। हेड, हेयर, ठीक, ईयर, आई, नोज, माउथ, फेस, नेक, शोल्डर, हैंड, फिंगर, चेस्ट, स्टमक, थाई, नी, लेग, लेग नीचे करिए, टोज, सुनिए, हेड। हाँ, अब जल्दी से जो मैं बोलूंगा वहीं पर ध्यान देना है, स्पीड से करना है, ठीक है ना। हेड, फिंगर्स, टोज, हेड, आई, नी, हेड, माउथ, टोज। बहुत लेट करिए, जल्दी करिए। अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक दो होता है कि टच द हेड या पॉइंट टू द हेड, ठीक है ना। इनका प्रयोग करते हुए टच भी करेंगे, पॉइंट भी करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बता सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखाने के लिए बहुत बढ़िया है कि आप बच्चों को खड़े करके एक बार स्क्रेप फोल्डिंग का प्रयोग करते हैं। पहले क्या करेंगे? आई डू के बाद वी डू के बाद यू डू कैसे होता है? एक एक बच्चे को बीच में ला करके आप निर्देश देंगे, वह करके दिखाएगा, इसे बोलते हैं यू डू।
U2 के आकलन के द्वारा ही पता चलता है डेली असेसमेंट में कि हमारा बच्चा ये चीजें नहीं सीख पाया है, इसको और अच्छी तरह से सिखाने की आवश्यकता है। फिर इसके 3 समूह बनते हैं, जैसे कि दक्षता संवर्धन में 3 समूह बनाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से बनाते हैं मैडम बताइए, दक्षता संवर्धन में कौन कौन समूह बनाते हैं? मालूम है दक्षता संवर्धन? अरे बताइए मैडम। अंकुर, तरुण, उमंग, ठीक है। अब सुनिए, इसको ऐसा समझिए आप, कोई भी समूह का निर्धारण हम इसलिए करते हैं, 3 समूह का जो नाम दिए, मतलब एक समूह हमारा धीमी गति से सीख रहा है, एक समूह कुछ सीख चुका है, एक समूह पूर्णतः सीख चुका है, ठीक है। ऐसा हम कभी भी अपनी शब्दावली में नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। बच्चों के लिए इसलिए कहा जाता है कि नेगेटिव कमेंट्स नहीं देना है। ये नहीं कहेंगे कि बच्चे नहीं सीखते हैं, बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। बच्चे नहीं सीखते हैं और बच्चे धीमी गति से, एक की गति धीमी है, बहुत धीमी है, एक गति की बहुत तेज है। इसी तरह से एफएलएल में भी कुछ बच्चे सीखे हैं, कुछ बच्चे कुछ सीखे हैं और कुछ बच्चे पूर्णतः सीखे हैं। 3 समूह आप हम बना लीजिए। 3 समूह निर्धारण करने के बाद बच्चों के द्वारा ही बच्चों का सहयोग संवर्धन, दक्षता संवर्धन में बढ़ाने के लिए करिए। हम लोग भी पढ़ते थे, मॉनिटर हुआ करते थे कक्षा में, ध्यान है सबके जीवन में। तो मॉनिटर टीचर्स के आधा काम कर दिया करते थे, सब्जेक्ट मॉनिटर हुआ करते थे। वही चीज है सब्जेक्ट मॉनिटर, चाहे आप मान लीजिए अथवा मान लीजिए कि यह उस समूह का यह लड़का है कि इसको पूर्ण दक्षता आ चुकी है। इन दक्षताओं को डेवलपमेंट करने के लिए कक्षा में शेष बच्चों में इनकी सहायता ले ली जाए। इसको बोलते हैं ग्रुप का निर्धारण, समूह का निर्धारण। बिना ग्रुप के निर्धारण के हम अच्छी तरह से और नहीं पढ़ा सकते हैं। 2 काम करना है स्कूल में। क्या क्या करना है? फर्स्ट क्या करना है, जल्दी बोलिए। नंबर 1 लेसन प्लान तैयार करना, जो कि आपके शिक्षा संस्था में पूर्ण रूप से पहले से बना हुआ है। अब केवल आपको समय निकालना है शिक्षा संस्था में लिखे हुए लेसन प्लान को पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद जरूरी नहीं है कि आप उसी तरह से करिए। यदि आपके मन में ऐसा चल रहा है कि दी हुई गतिविधि की अपेक्षा हम दूसरी गतिविधि का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को और अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि दूसरी गतिविधियों का प्रयोग अपनी कक्षा में कर लीजिए। लेकिन शर्त यह है कि बच्चों में दक्षता का विकास हो, स्किल डेवलपमेंट हो। यदि दूसरी गतिविधि हमको नहीं आती है तो शिक्षा संस्था में दी हुई लेसन प्लान को पढ़ करके हम उसका सहारा लें। दोनों शर्त है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको पूर्णतः वैसे ही कराना है, वैसे नहीं कराना है तो दूसरी गतिविधियों को आपसे बनना चाहिए कि किन गतिविधियों के द्वारा हम पढ़ा लें। तो नंबर 1 है लेसन प्लान तैयार करना। नंबर 2 क्या है? बच्चों में टीचिंग करना पूरे दिन। टीचिंग करने के बाद उनका असेसमेंट करना, ठीक है। डे बाई डे कैसे असेसमेंट करते हैं? डेली असेसमेंट कैसे करते हैं? पहले पढ़ाते हैं, ठीक है, U2 करा करके, प्रश्न पूछ करके, और वैसे भी समझ में आ जाता है। मैं आपके साथ में इस माली ट्रेनिंग में कल भी था, आज भी अभी मैं हूं, तो मेरी समझ में जब 40 की संख्या है तो समझ में आ रहा है कि कहां तक पहुंच ज्यादा हो रही है, जो मैं बोल रहा हूं समझ विकसित हो रही है, कहां पर धीमी गति से हो रही है। तो कक्षा में बच्चों को यदि मान लीजिए कि रिटर्न हम उसकी नहीं भी रिकॉर्ड रखते हैं तो कुछ असेसमेंट ऐसे भी कर लेते हैं कि कौन से बच्चे हमारे जल्दी सीख रहे हैं, कौन से बच्चे यहाँ पर नहीं सीख पा रहे हैं। डेली असेसमेंट करके हम उस कक्षा शिक्षण को और अच्छी तरह से रिमीडियल के साथ पढ़ा करके बच्चे को उपलब्ध स्तर ला करके पूरे सप्ताह करेंगे। जब वीकली असेसमेंट हम करते हैं, मतलब हमें सप्ताह में 5 दिन पढ़ाना है, ऐसा समझिए। कितने दिन पढ़ाना है? 5 डेज पढ़ाना है। 5 डेज पढ़ाने के बाद 6वें दिन हम फिर पुनः असेसमेंट करेंगे। इसका जरूरी नहीं है कि हम रिकॉर्ड संधारण करें साप्ताहिक आकलन तक। रिकॉर्ड का संधारण कहा गया है कि आवधिक आकलन में करें, लेकिन प्रत्येक बच्चे को जानना जरूरी है कि उस बच्चे का स्तर क्या है। जैसे मान लीजिए कक्षा में यदि हम बात करें, किसी से हम पूछे कि इस बच्चे का लेवल क्या है, तो बच्चे से बिना पूछे शिक्षक को मालूम होना चाहिए कि उस बच्चे को कितना आता है, किस बच्चे को कितना आता है, और यह एहसास बच्चे की भी हो
कि हम किस ग्रुप में हैं, अच्छे वाले में हैं कि भी सीखने वाले ग्रुप में हैं। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। 2 रो बना देंगे, एक जगह अच्छे बच्चों को बैठा देंगे, एक तरफ उधर कर देंगे, और आप कुछ कार्य को दे दीजिए और कह दीजिए कि ये जितना कंप्लीट हो जाएगा तो वह इस रो में आकर के बैठ जाएगा। तो उस रो में बैठने के लिए देखिए, ये इस प्रतिस्पर्धा है। जब प्रतिस्पर्धा हम कक्षा में लागू कर दें अच्छी तरह से, तो बच्चों को लगेगा कि उस रो में बैठने के लिए यह अचीवमेंट, इस अवधारणा का कॉन्सेप्ट हमसे बनना चाहिए, जिससे हम उसमें जाकर के बैठ जाएं। फिर आता है पीरियोडिक असेसमेंट। पीरियोडिक असेसमेंट किया जाता है ट्रैकर। 2 प्रकार से ट्रैकर, 2 ट्रैकर होते हैं पाठक जी। एक होता है टीचर्स ट्रैकर, एक होता है स्टूडेंट्स ट्रैकर। टीचर्स ट्रैकर कौन सा होता है? आपके लिए ट्रैकर कौन सा बनाया जाता है, कैसे होता है? नहीं, आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि नीचे गोला बना हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो जिस दिन आप चलते हैं साप्ताहिक में, तो टिक करते चले जाइए। सबसे अच्छा हो कि अपने लेसन प्लान को अपनी कक्षा में आप चस्पा कर दीजिए। ऐसे बच्चों के लिए ट्रैकर बनाया गया है कि उसमें इधर एलोज लिखे हुए हैं, बच्चों का नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, ऊपर उसके पूर्णांक लिखे हैं, जैसे 5 लिखा हुआ है। अब 5 प्रश्नों में से बच्चे जितना प्रश्न बताता है उसकी संख्या को आपको लिखनी है। लेकिन इसका लक्ष्य यह है, असेसमेंट में और एग्जाम में यही अंतर ही है। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे तो 7वीं की परीक्षा एक बार दिए, अब मान लीजिए कि कम नंबर पाए, ये नहीं पता चला कि कम नंबर किस प्रश्न में हमको मिला और पुनः सीखने के लिए मौका नहीं मिला, कक्षा 8 में पहुंच गए। असेसमेंट में विद्यार्थियों को उस अवधारणा को सीखने के लिए पुनः अवसर दिया जाता है। जैसे हम असेसमेंट किए तो पुनः उनको सीखने का अवसर प्रदान करना सबसे बड़ा लक्ष्य यह है। आ रही बात समझ में? हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, आकलन के बाद प्रत्येक विद्यार्थी जिस स्तर पर है उससे आगे जाने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना।